तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं ना एनसीईआरटी से रिलेटेड, वो सारे कवर होने वाले हैं। एनसीईआरटी नई पढ़ें कि पुरानी पढ़ें, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कौन सी हैं, सबसे बड़ा सवाल कि सारी एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने एडवांस प्रिपरेशन यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके साथ में एनसीईआरटी को कैसे इंटीग्रेट करूं। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी के बारे में हर कोई बात करता है। भाई टॉपर बोल रहे हैं कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, कोचिंग में बोला जा रहा है कि आपके एनसीईआरटी क्लियर होने चाहिए, लेकिन करें क्या? एनसीईआरटी की इतनी सारी किताबें हैं, किन चीज़ों पे ध्यान दें, किन पे नहीं ध्यान दें? ज़रूरी है क्या सारा पढ़ना? लगभग 30 से 35 एनसीईआरटीज़ हैं। अगर मैं एनसीईआरटी को पढ़ने बैठ रहा हूँ तो भाई मेरे साल भर में ख़त्म भी नहीं हो रहा है। इस वीडियो में बात करते हैं एनसीईआरटी के रिलेटेड, ठीक है? सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? मतलब कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक वे में मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो कंसेप्ट्स के लिए तो ऑब्वियसली शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ने से पहले ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम, जहाँ पर कि मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि न्यू एनसीईआरटीज़ को पढ़ें कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले एनसीईआरटीज़ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी ज़रूरी हैं या कुछ एनसीईआरटीज़ को छोड़ा जा सकता है। उसके बाद क्या नोट्स बनाने ज़रूरी हैं? क्योंकि मुझे इतना पता है, देखिए नोट मेकिंग में ना एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, और ये चीज़ मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि नोट मेकिंग में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि मैं नोट्स बनाता हूँ, टाइम लग जाता है, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे नोट्स बनाऊँ। तो इस पर हम थोड़ा बात करेंगे लास्ट में। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ कौन सी हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ कौन सी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ये वो एनसीईआरटीज़ हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो तो एटलीस्ट इनको पढ़ के चले जाना, ठीक है? और अपनी एडवांस प्रिपरेशन के साथ एनसीईआरटीज़ को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। हाँ, तो चलिए यहाँ पे सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए, सबसे पहले सारी एनसीईआरटीज़ जितनी भी होती हैं वो मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है या कौन सी नहीं पढ़नी है। जिनको नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है? चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। एक तो हमारी होती है पॉलिटी से, ठीक है? उसके बाद होती है इकोनॉमिक्स, उसके बाद होता है हमारा हिस्ट्री, ठीक है? उसके बाद होता है हमारा जियोग्राफी, ठीक है? यानी हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग। उसके बाद आई थिंक इसी में लिख देता हूँ मैं, चलो ये ठीक है, यही लिख देता हूँ, फाइन। उसके बाद देखो जो बाकी एनसीईआरटीज़ होती हैं जैसे साइंस की, ठीक है? साइंस के रिगार्डिंग भी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, और थोड़ा सा यहाँ पे एक आर्ट एंड कल्चर की भी है, उसको भी मेंशन कर ही देते हैं, ठीक है? और एक बचती है सोशियोलॉजी वाली, तो वो तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो, अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो ये आपको सोशियोलॉजी एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज मैं कहूँगा नोट्स पढ़ लीजिए, हमारी वेबसाइट पे डले हैं 11th और 12th क्लास के दो किताबें। दैट इज़ इट, अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं भी है तो GS1 में आपको मदद कर लेगा, ठीक है? तो उसको नोट्स को एटलीस्ट पढ़ लीजिए। देखिए, हमारे पास जो पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ होती हैं 6 to 10, ठीक है? उसके बाद 11th की होती हैं 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है, और 12th क्लास की भी होती है 2, ठीक है? पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस और आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके बाद इको की होती है 9 से स्टार्ट होती है, ठीक है? 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है? 12th में मैक्रो माइक्रो, 11th में आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक स्टैटिस्टिक्स वाली होती है जिसके बारे में आप भूल जाइए। उसके बाद आती है कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ूँ कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ूँ। यहाँ पे इसको जरा क्लियर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं न्यू एनसीईआरटीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी होती है 6 to 10, ठीक है? 11th होती है वर्ल्ड हिस्ट्री, और न्यू एनसीईआरटीज़ में ना जो 12th क्लास की है वो थीम बेस्ड होती है ना? यानी कि 12th क्लास में 3 बुक होती हैं, एक एंशिएंट की, एक मेडिवल की और एक मॉडर्न की। उसके बाद आती है ज्योग्राफी की 6 to 10, अगेन एक बुक। 11th की होती हैं 2, ठीक है? उसके बाद होती है 12th की 2, ठीक है? 11th में जैसे आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है? और साइंस में देखो, साइंस में ना अक्सर 6 to 10 कंबाइंड होती है,
और 12th क्लास की बायो की एक किताब है जिसको यहाँ पे फोकस में रखा जाता है, और 11th क्लास की होती है, 11th क्लास की, सॉरी आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की। अब टोटल ये हैं जो एनसीईआरटीज़ हैं। मार्केट में बड़ा कन्फ्यूजन है कि यार सारी पढ़ के तो हालत ख़राब हो जाती है ना। बहुत सारे लोग तो सालों साल से एनसीईआरटीज़ को कवर नहीं कर पाते हैं। क्या किया जाए? देखो, अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे, लगभग 5, 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13, फिर उसके बाद 18, हिस्ट्री की एक 19, 21, फिर उसके बाद 26, 30 एंड आई थिंक 35, 36, 37, और सोशोलॉजी की मैंने ऐड नहीं करी, तो लगभग 40 एनसीईआरटीज़ हैं। क्या करें? चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखो, यहाँ पे ना एनसीईआरटीज़ को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा इसको। एक होता है 6 to 10 की एनसीईआरटीज़, एक होती है 11th क्लास की एनसीईआरटीज़, और एक होती है 12th क्लास की एनसीईआरटी। सिंपल सी बात बोलूँगा, देखिए, अगर आप के थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हैं या आपने थोड़ा बहुत कभी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ रखा है, ठीक है, 6 to 10 एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे 11th क्लास की एनसीईआरटी पे आ सकते हैं, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ को पढ़िए, दैट इज़ इट, और फिर 12th क्लास की एनसीईआरटी को थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो एकदम बिगिनर हैं, जिन्होंने एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को भी नहीं पढ़ रखा है। हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं क्या आपको सजेस्ट करूँगा, वैसे तो मैंने इन पे एनसीईआरटी पे नोट्स रेडी कर रखे हैं, एंड कुछ सब्जेक्ट्स के अगर आप मेरे नोट्स भी पढ़ोगे ना, तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिर चाहे आपके पास ज़बरदस्त नोट्स क्यों ना आ जाएं, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ मैं लास्ट में लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बाकी एनसीईआरटीज़ की। देखिए, सिंपल सी बात है, आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करा है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ होती हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। क्योंकि देखिए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। पूरा नहीं, लेकिन अच्छा खासा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो एनसीईआरटीज़ होती हैं वो होती है ज्योग्राफी की, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी से भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ साइंस में देखो, आपको जो 6 to 10 की जो एनसीईआरटीज़ हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग 6 to 10 की एनसीईआरटीज़ को उठा के उनको पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो साइंस में सिर्फ जो एक 12th क्लास की बायोलॉजी की है, और उसमें भी आखिरी के 4 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप उनको पढ़ सकते हो अच्छे से। उसके भी हमने नोट्स अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, तो बुक नहीं पढ़ना तो आप नोट्स पे स्टिक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, देखो, मैं बोलूँगा कि पॉलिटी 6 to 10 एनसीईआरटीज़ बहुत बेसिक है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, देखो 6 to 10 एनसीईआरटीज़ आप अगेन हमारे नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहते हो तो इसमें आपको नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक रीडिंग कर सकते हो, एंड मुश्किल से आपको 3-4 दिन लगेंगे। ये भी थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो तो 2-3 दिन में कवर हो जाएंगी। तो पॉलिटी में ना जो 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं, बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने मिस नहीं करनी है, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। सारी एनसीईआरटीज़ में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, देखो 9th 10th बहुत बेसिक हैं, पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 12th होती है आपकी मैक्रो और माइक्रो। मैं सच बताऊँ, अगर आपके पास इको का अच्छा सोर्स है तो आपको मैक्रो माइक्रो ये वाली जो बुक्स हैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने जो स्टैंडर्ड बुक है या जो भी आपके पास नोट्स हैं, आप उन पे स्टिक कर सकते हो। 11th में एक ही किताब है जो आपको पढ़नी होती है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। जैसे मैंने कहा था, एक और आती है स्टैटिस्टिक्स वाली, वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, देखिए हिस्ट्री का क्या है, और ज्योग्राफी में भी ऐसी है। देखो, हिस्ट्री में क्या होता है ना, 6th क्लास की है एंशिएंट, 7th क्लास की है मेडिवल, और 8th क्लास की है मॉडर्न, ठीक है। 9th 10th और 11th ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, और 12th में जैसे मैंने कहा थीम्स, न्यू एनसीईआरटीज़, ठीक है। तो हिस्ट्री का क्या करें, इतनी सारी एनसीईआरटीज़ हैं। मैं अगेन बोलूँगा आपको, देखो हिस्ट्री में ना बहुत सारे लोग तमिलनाडु वाली जो बुक हैं उनको भी रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं, आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, उनको भी रिकमेंड करते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, एंशंट और मेडिवल हमारी एनसीईआरटी से कवर नहीं होने वाला। उसके लिए या तो आप कोचिंग के नोट्स
पे स्टिक कर सकते हो। बेसिक्स के लिए आप अगर आपको थोड़े से इंटरेस्ट डेवलप करना है हिस्ट्री एनसीईआरटीज़ में, मतलब हिस्ट्री में बेसिकली, आप न्यू एनसीईआरटीज़ की तरफ जाइए जो थीम्स वाली है। जब इनको आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा खासा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुनी सुनी बात में वो आर एस शर्मा, सतीश चंद्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वो उनमें क्या है ना कि वो बहुत ज़्यादा वो एकदम बोरिंग सी लगती है बहुत लोगों को, तो फिर उसमें इंटरेस्ट बन नहीं पाता बहुत लोगों का एंशंट और मेडिवल में, क्योंकि वो 6 7 8 को गो थ्रू करते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा अगर हिस्ट्री में किसी को इंटरेस्ट डेवलप करना है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आप 6 7 8 की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो थोड़ा सा, एंड उसके बाद आप थीम्स वाली पे आ सकते हो, और उसके बाद तो फिर दैट्स इट। बाकी और आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने एंशंट मेडिवल के लिए नोट्स हैं या फिर जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, आप उन पे स्टिक कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये है हमारा एनसीईआरटीज़ का सार। ठीक है, अभी मैं अगले स्लाइड में आपको, मतलब इसी स्लाइड में आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ बताऊंगा जो आपने मिस नहीं करनी है। तो दो सिंपल सा हमारा कह सकते हैं पॉइंट है, जो एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, दो तरह की एनसीईआरटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनकी किताबें ज़रूर पढ़िए, मतलब बुक्स को पढ़िए। उसके बाद पढ़ने के बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इसके बारे में आगे 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 डिस्कस करूंगा। एंड उसके बाद जो आपकी कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटीज़, है ना। यार ये देखो, इंपॉर्टेंट नहीं है का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब ये है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है ना, जो एकदम बहुत ज़्यादा थ्योरी भरी पड़ी है ना, उससे हमको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट उससे क्लियर नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, जस्ट स्टोरी की तरह लिखी है 6 7 क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, है ना। तो उसको अगर छोड़ भी दोगे तो उसकी जगह अगर आप नोट्स पे स्टिक करते हो, उससे भी आपका टाइम बचेगा। तो पॉइंट इसकी टाइम बचाना है भाई। अगर किसी के 3 साल बाद अटेम्प्ट देना है तो आप, तो मैं तो कहूँगा सारी पढ़ो, ये सारी 40 की 40 एनसीईआरटीज़ पढ़ो। लेकिन जाहिर सी बात है ना, हमारे पास 1 साल है, ज़्यादातर लोग तो 1 साल बाद अटेम्प्ट दे रहे हैं ना। और अगर आप सारी की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहोगे, देखो एनसीईआरटीज़ पढ़ना गलत नहीं है, एनसीईआरटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर कोई सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ ले अच्छे से तो उसका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। बट पॉइंट यही है ना कि सबके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप सारी 40 एनसीईआरटीज़ पढ़ने बैठोगे तो कम से कम आपको 6 7 महीने लग जाएंगे, और इससे आपका सिर्फ बेसिक क्लियर होगा। इन दी एंड आपको एडवांस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एडवांस टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रीलिम्स और मेंस निकलेगा, है ना। और उसको पढ़ने के लिए तो आपको कम से कम 8 9 महीने चाहिए, एनसीईआरटीज़ के बाद बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है तो जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ एटलीस्ट उनको आप पढ़ लीजिए, तो उससे जो आपकी एनसीईआरटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ कौन सी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने पॉलिटी में कहा है, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है फाइन, चलिए यहीं पे बताता हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉलिटी की 11th क्लास की, जैसे मैंने कहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एट वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट किताब है ये। अगर आपका ऑप्शनल है पीएसआईआर तो पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा किताब को, नहीं है तो हमारे नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब इनके नोट्स पे स्टिक मत करना, बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री में मैं सच बताऊँ, हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे मैं वैल्यू की अगर बात करूँ तो जो हमारी 2 बुक आती हैं हिस्ट्री में, आर एस शर्मा प्लस सतीश चंद्र, बस ये 2 बुक, दैट्स इट। और अगर आपको देखो, एक इसमें फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वेटेज होता नहीं है, तो बेटर है कि या तो आप एनसीईआरटी पे स्टिक कर सकते हैं या फिर आप किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा बल्कि नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ की बात हो रही है। ज्योग्राफी में एक होती है 6 क्लास की, क्योंकि 6 क्लास में, है ना, जो आपका ग्लोब है उसको अच्छे से समझाया जाता है, जिससे कि आपकी मैपिंग अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 11th क्लास की जो दोनों बुक्स हैं, दैट्स इट। इनके अलावा बाकी जितने भी हैं, क्योंकि देखो 7th 8th और 9th और 10th इनमें जो भी कंटेंट है ये 11th 12th में डिटेल में समझा रखा है, तो बार बार
सेम कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाना है। इको में सिर्फ एक बुक है 11th क्लास की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आर्ट एंड कल्चर में भी जो होती है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स करके, ठीक है। दैट्स इट। एक और बुक है जो यहाँ पे मेंशन करूँगा, वो है आपकी बायोलॉजी की, ठीक है। बायो की जो क्लास 12th है उसके लास्ट 4 चैप्टर्स, ठीक है। ये हो गया। तो बस इतनी ही एनसीईआरटीज़ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो इन एनसीईआरटीज़ की जो बुक्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और जो बाकी इनके अलावा जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं आप नोट्स पे स्टिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास देखिए टाइम है, यानी कि आपका अटेम्प्ट कह सकते हो 2-3 साल बाद है, तब तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सारी एनसीईआरटीज़ आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो था थोड़ा सा हमने एनसीईआरटी को समझा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। आई थिंक मिड मार्च से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ की फीचर्स हैं, इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। वीकली बेसिस पे हमारा एक लाइव सेशन होगा मेंटरशिप का, जो कि मैं अटेंड करूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए आप डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, नॉट जस्ट फॉर 1 ईयर। जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। ऐसा नहीं है कि बैच ख़त्म और अपने अपने रास्ते, वैसा वाला सीन नहीं होता जैसे बाकियों का होता है। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो यू आर देयर विद मी जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आंसर राइटिंग, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कंसिस्टेंसी। यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर किया जाएगा। इससे जो हमारे लाइव सेशन है तो वहाँ पे हर हफ्ते आप आएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, मैं भी होऊंगा, बाकी एस्पिरेंट्स भी होंगे, कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है हफ्ते भर में उसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये काफ़ी मदद करता है और इसीलिए इसका फीडबैक मुझे काफ़ी अच्छा मिला था, इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है बहुत टाइम के बाद, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप ऑब्वियसली। तो जो भी आपकी वीकली रिपोर्ट्स हो गए, टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म करते हो, या कोई भी आपको दिक्कत इशू आता है तो आप डायरेक्टली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड बाकी तो देखो कंटेंट वाइज तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक और चीज़ है मैं आपको बता दूं, वो है नोट्स की। ये मैं आई थिंक कुछ दिन में एडमिशन वीडियो डल जाएगा तो उसमें आप इसको देखिएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स परेशान थे आने वाले टाइम। बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि नोट मेकिंग में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि मेरे पास एक प्रॉपर सोर्स नहीं है जिस पे मैं स्टिक कर सकूँ और मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे इस बैच में हमने यही कोशिश करी है कि जो हमारे कह सकते हो PYQs का इंटीग्रेशन, ठीक है, NCERTs का इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं या फिर जो मेजर सोर्सेज हैं, तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट को यहाँ पे फ्रेम किया जाएगा। लॉन्ग नोट्स भी होंगे और उसी के शॉर्ट नोट्स भी होंगे दैट आई विल बी मेकिंग, एंड वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि इसके अलावा आपको और किसी स्टैंडर्ड बुक पे जंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहे हैं तो यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप अपना नेम एंड कॉलिंग नंबर सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद टीम आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन। हाँ, तो आते हैं वापस मुद्दे पे। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में, आई डोंट नो वाई। चलिए कोई नहीं, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें या ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें? बहुत सिंपल आंसर है भाई। देखिए अगर आपके पास जो भी एनसीईआरटी है, न्यू है, ओल्ड है, आप उसी पे स्टिक करो। नई एनसीईआरटीज़ को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अगर आप एक बिगनर हैं और आपके पास एनसीईआरटीज़ नहीं है और आप प्लान कर रहे हो कि मुझे एनसीईआरटीज़ बाय करनी है, तो न्यू वाली बाय करिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और आपके पास ऑलरेडी ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं, ठीक है, तो आप उसी पे स्टिक करिए। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन थोड़ी होना चाहिए। देखो न्यू और ओल्ड एनसीईआरटीज़ में क्या है, हिस्ट्री में मैंने कहा चलो हिस्ट्री में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन बाकियों में क्या है कि बस चैप्टर्स का एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है, दैट्स इट। तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात आती है व्हाट टू रीड। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 11th क्लास, बस ध्यान रख लो 11th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली जो 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट पे और आपके इंटरेस्ट पे। और 6 to 10 एक बेसिक रीडिंग मान लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। और जो हमारे नोट्स हैं आप उस पर स्टिक कर सकते हो। भाई नोट मेकिंग करनी है कि नहीं करनी है? देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि एनसीईआरटीज़ के ना डिटेल में ना नोट मेकिंग करने मत बैठ जाना।
आप क्या कर सकते हो जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे ना, तो अगर आपने देखा फैक्ट्स हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, आपने देखा कि भाई कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, दैट्स इट। थ्योरी भरी पड़ी है, वो आपको उनके भी अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर रखा है, तो अगेन आप मेरे नोट्स को रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। प्रिपरेशन विद एडवांस्ड, देखिए कैसे कर रहे हैं। देखो दो डाउट यहाँ पे आते हैं कि एनसीईआरटीज़ को मैं कैसे कवर करूँ, सब्जेक्ट वाइज या क्लास वाइज, और दूसरा आता है कि जैसे मेरी प्रिपरेशन रहती है ना कि सब्जेक्ट वाइज आप प्रिपरेशन करिए, तो उसमें एनसीईआरटी को कैसे इंक्लूड करूँ मैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं जरा इसको। देखिए अगर आपका टारगेट है कि मुझे पहले सारी एनसीईआरटीज़ कवर करनी है, ठीक है, तो फिर तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सब्जेक्ट वाइज कवर करो। ठीक है, कि भाई आपने पहले पॉलिटी की उठाई, कवर कर ली, फिर इकोनॉमिक्स की उठाई, कवर कर ली, हिस्ट्री की उठाई, कवर कर ली, ज्योग्राफी की उठाई, कवर कर ली, एंड सो ऑन। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऐसा कर सकते हो कि पॉलिटी की आपने 6 to 10 पढ़ ली, ताकि थोड़ा सा पॉलिटी का एक आइडिया आ गया है, थोड़े उसके अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर अगेन इको, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, यानी 6 to 10, सॉरी 9 to 10, 9-10 इसमें क्या ही है ना, 6 to 10 एंड सो ऑन। फिर आप अगेन वापस पॉलिटी पे आके उसकी 11th क्लास की कवर करिए, फिर इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की, एंड सो ऑन, यानी कि इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि मुझे एक ही सब्जेक्ट कवर करना है ना, कि मान लीजिए कि मुझे पहले पॉलिटी कवर करना है, इको कवर करना है पूरा कंप्लीट, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पे पॉलिटी करोगे, फिर इको करोगे, हिस्ट्री करोगे, ज्योग्राफी करोगे, तो बहुत सिंपल है ना, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज क्यों होना है। यहाँ पे आप जैसे आपने पहले एनसीईआरटीज़ उठाई, तो यहाँ पे आप फिर सारी एनसीईआरटीज़ कवर करोगे, ठीक है। जैसे कि आपकी पॉलिटी है तो आपने इसकी एनसीईआरटीज़ उठाई, कवर कर ली, और इसके बाद इमीडिएटली जो एडवांस बुक है या फिर जो भी आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं या जो भी आपका सोर्स है, ठीक है, तो आप उस पे स्टिक करेंगे। तो यानी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, उसके बेसिक्स आपने कवर करे, उसकी एडवांस बुक आपने ली, फिर थोड़ा बहुत पीवाईक्यू का एनालिसिस किया, एंड तब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जंप करोगे। बहुत सिंपल है। देखो यूपीएससी को ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। आपको सिलेबस कवर करना है 1 साल में, 2 साल में, जब भी आपका एग्ज़ाम है। फ़र्क नहीं पड़ता मैं पहले ये सब्जेक्ट पढ़ूँ या वो सब्जेक्ट पढ़ूँ। बहुत से लोग सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सोचना नहीं है, जितना टाइम आप सोच रहे हो ना कि यार आज पॉलिटी करूँ या इकोनॉमिक्स करूँ या पहले हिस्ट्री स्टार्ट करूँ या एनसीईआरटी कौन सी पढ़ूँ, इतने में आपके सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। समझ रहे हैं, बहुत सारी एनसीईआरटीज़ ऐसी हैं जो सोचने, जितने में टाइम आप सोचने में लगा रहे हो उतने में आपके बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। सोचो कम, सीधे करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपने हिस्ट्री भी पढ़ना ही है, ज्योग्राफी भी पढ़ना ही है, इकोनॉमिक्स भी कवर करना ही है ना। तो फिर सोचना क्यों है, बेटर है कि ठीक है जिसमें इंटरेस्ट है उठाओ सब्जेक्ट को, अच्छे से कवर करो, एंड देन प्रोसीड टू अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेट मत करिए प्रोसेस को, ठीक है। फोमो होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फोमो भी अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। और बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एंड एंड तक देखा है तो एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा, और बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो बेशक यू कैन लेट मी नो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू। हाल दिल से क्या कहेंगे।